बारिश में आंगन में खाना खाने वाला ससुराल। सिम्मी, ओ सिम्मी, कहाँ है ये लड़की? अरे सिम्मी, आंगन में क्या कर रही है? मम्मी, बारिश आने वाली है, सबके लिए आंगन में चटाई बिछा रही हूँ। आप गर्मा गर्म आलू प्याज मिर्ची के पकौड़े बना लो, मैं सबके लिए पूड़ी आलू भी बना लेती हूँ। सिम्मी, ऊपर किसी चीज से ढकवा तो दे। पापा और भाई को बोल आंगन में तिरपाल ढक देंगे। मम्मी, बारिश शुरू हो गई। पापा, आंगन में तिरपाल ढक दो, मैं और मम्मी आंगन में ही खाने का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ, बोल दिया है, शंकी स्टोर रूम से निकाल रहे हैं। मैं रसोई में मम्मी की मदद करने जा रही हूँ, तुम बांध दो ना मेरे प्यारे भैया। हाँ, बारिश में आंगन में खाना जो खाएगी, इसलिए तो प्यारे भैया बोल रही है। वैसे क्या बोलती है? खड़ूस भैया। क्या कहा? खड़ूस भैया? ले बांध ले खुद को आंगन में। पापा, शंकी बेटा क्यों अपनी बहन को तंग करता है? कल शादी के बाद अपने घर चली जाएगी तो कौन कहेगा कि बारिश में आंगन में खाना खाना है? सिम्मी है तो हम सब भी मिलजुल कर बारिश का आनंद लेते हुए आंगन में खाना खा लेते हैं। सिम्मी के जाने के बाद तो हम लोग कहाँ ऐसे आंगन में खाना खाएंगे? और अगर सिम्मी के ससुराल में कोई बारिश में आंगन में खाना नहीं खाता होगा, फिर तो सिम्मी भी बारिश में खाना खाने से रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा शंकी भैया, मैं जहाँ भी जाऊंगी बारिश में आंगन में खाना जरूर खाऊंगी। सिम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन पैक कर दो। जी करती हूँ। सुनिए, बारिश हो रही है, थोड़े पकौड़े बना दूं? नहीं, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, और बारिश तो रोज आती है, ये कौन सी नई बात है? हर साल हर सीजन में आती है, और इस बारिश की वजह से हम काम करने वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, रास्ते में ट्रैफिक जाम लगा होगा, तो मुझे सिंपल सा कुछ भी खाने को पैक कर दो। सिम्मी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। शादी से पहले सिम्मी जिस बारिश में खूब मजे करती थी, आज शादी के बाद बारिश का मौसम होने पर भी उसके चेहरे पर उदासी ही दिखाई देती है। सिम्मी, ये बेसन किसके लिए घोल कर रखा था? मम्मी जी, मुझे लगा बारिश हो रही है तो सब बेसन के पकौड़े खा लेंगे, पर सुनील जी तो ऑफिस चले गए, उन्होंने पकौड़े खाने से मना कर दिया। मैं आपके और पापा जी के लिए बना दूं? नहीं, हम लोग बहुत हाई फाई सोसाइटी के हैं बहू, इस बात का ध्यान रखा करो कि ये सब टिपिकल पकौड़े और समोसे वगैरह हमारे घर में नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ पर बर्गर और पिज्जा वगैरह ही चलता है। हाँ, अगर तुमने खाने हैं तो अपने लिए बना लो। एक काम करो, विमला को बोल दो, वो तुम्हारे लिए पकौड़े बना देगी। तुम्हारे ससुर जी अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए और मैं भी किटी पार्टी में जा रही हूँ। सिम्मी ने एक गहरी सांस ली, उसका मन उदास था। विमला जो अभी अभी रसोई में आई थी, सिम्मी को उदास देखकर बोली, बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। अरे बहू रानी, क्या हुआ? पकौड़े नहीं बनाने? किसके लिए बनाऊं विमला दीदी? अरे अपने लिए बनाओ ना बहू रानी। विमला दीदी, एक काम करो ना, फिर आप हम दोनों के लिए बना लो। पर बहू रानी, मैं तो एक नौकरानी। विमला दीदी, मैंने आपको दीदी बोला है, इस नाते तो आप मेरी बड़ी बहन हुई। दोनों के लिए बना लो, तभी मैं खाऊंगी। सिम्मी की बात सुनकर बिमला की आंखों में आंसू आ गए। बिमला ने गरम गरम पकौड़े बनाए। सिम्मी ने कुछ पकौड़े एक प्लेट में रखे, उन्हें खूबसूरती से सजाया और अपने फोन से एक तस्वीर खींची और अपनी मम्मी को भेजी और कैप्शन में लिखा, देखो माँ, बारिश में पकौड़े खा रही हूँ, कितनी मजेदार बारिश है यहाँ। ये पढ़कर उसकी मम्मी का तुरंत फोन आ गया। अरे वाह मेरी बच्ची, देख कर ही मुँह में पानी आ गया। मैं तो सोच रही थी पता नहीं तू वहाँ बारिश में पकौड़ों का मजा ले भी पा रही है या नहीं। खुश रहना बेटा, बस यही चाहिए। हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आप भी आज पकौड़े बना लेना और आंगन में बैठकर खाना। ठीक है मम्मी, अच्छा रखती हूँ। सिम्मी की आंखों में आंसू थे। उसने माँ से बात करते हुए महसूस किया कि भले ही वो उदास है, पर कम से कम माँ को तो लग रहा है कि वो खुश है। एक शाम सुनील घर आया और बोला, सिम्मी, आज मेरे बॉस अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। शादी में आ नहीं पाए थे तो आज आने का प्लान बना लिया उन्होंने। उनके सामने कोई भी ऐसी उटपटांग बात मुंह से मत निकालना। सुनील बेटा, आज तो लाइट भी सुबह से बहुत परेशान कर रही है। इन्वर्टर की बैटरी का क्या हुआ? पापा आज दुकान बंद है, फोन किया था, बोल रहा गांव गया हुआ हूँ, कल देगा। कोई नहीं, अभी तो आ रही है लाइट, ऐसे जाती नहीं है, बारिश हो तभी पीछे से भगाते हैं। सब लोग शाम की तैयारियों में लग गए। सिम्मी बिमला के साथ रसोई में खाने की तैयारी करने लगी, पर मेहमानों के आने से 10 मिनट पहले लाइट चली गई। ये देखो गई लाइट, मेहमान आने वाले हैं। बाहर बिजली कड़क रही है, आंधी आई थी, इस वजह से पीछे से बंद कर दी होगी लाइट। ओह, ये तो बहुत गलत टाइम पर हुआ, बॉस और उनकी फैमिली आ ही रहे होंगे। कोई बात नहीं सुनील जी, मोमबत्तियाँ और इमरजेंसी लाइट हो तो हम आंगन में बैठने और खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। मोमबत्तियाँ? सिम्मी, ये कोई गांव का घर नहीं है, मेहमान क्या सोचेंगे हम उन्हें बारिश में आंगन में खाना खिला रहे हैं। तुम अपनी सलाह अपने पास ही रखो, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनील ने जल्दी से दरवाजा खोला। बॉस उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए अंदर आए। बॉस और उनकी पत्नी से सबका परिचय हुआ। लाइट के बिना सबको पसीने आ रहे थे। ये देखकर सुनील थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। इस बीच सिम्मी ने थोड़ी हिम्मत करके बॉस और उनकी फैमिली से बोल ही दिया, विनय सर, रीमा मैम, हमने खाने का अरेंजमेंट बाहर आंगन में किया है,
सिमी की बात सुनकर सुनील और उसके मम्मी पापा चौंक गए। सुनील ने गुस्से से दांत भींच लिए। तभी बॉस की पत्नी रीमा बोली, वाह, बारिश में आंगन में खाना। सालों बीत गए बारिश में खाना खाए हुए। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, मेरी दादी जी का घर गांव में था। बारिश के दिनों में अक्सर हम आंगन में ही खाना खाते थे। सच वो कितने यादगार पल है। ठीक है, तो फिर आंगन में बैठते। हमारी पत्नी साहिबा इमोशनल हो गई है। सही कह रहे हो, पुराने दिन याद आ गए। सुनील और उसके माता पिता हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेहमान इस बात को सकारात्मक रूप से लेंगे। सिमी ने मुस्कुराते हुए बिमला को इशारे से मोमबत्तियां और इमरजेंसी लाइटें लगाने को कहा। हमने वहाँ एक बड़ा तिरपाल ढक रखा है, बारिश की बूंदें नहीं आएंगी और हवा भी ताजी लगेगी। अरे वाह, ये तो कमाल है सुनील। तुम्हारी पत्नी सिमी तो बहुत क्रिएटिव है। हमें तो हमेशा ऐसी जगहों पर जाने का मौका ही नहीं मिलता। सुनील और उसकी फैमिली भी हैरान थी कि सिमी ने फटाफट से बिमला के साथ मिलकर आंगन में सबके बैठने का प्रबंध कर दिया। मोमबत्तियों और इमरजेंसी लाइट की रोशनी में, बारिश की आवाज के बीच, तिरपाल के नीचे आंगन में सब लोग बैठ गए। सुनील के माता पिता ने देखा कि बॉस और उनका परिवार मोमबत्तियों की रोशनी और बारिश के बीच आंगन में बैठकर कितना खुश हो रहा था। सुनील, खाना बहुत स्वादिष्ट है और ये पकौड़े, ऐसे पकौड़े तो मैंने बहुत समय से नहीं खाए। सच में बहुत टेस्टी हैं और बारिश में तो इनका स्वाद और भी बढ़ गया। ये तो घर का खाना लग ही नहीं रहा, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। इस मौसम में आंगन में मोमबत्तियों की रोशनी में पकौड़ों का क्या ही कहना, जितनी तारीफ करो कम है। जी मैम, सिमी को बारिश में आंगन में खाने का बहुत शौक है। सिमी, यहाँ तुम भी सबके साथ आकर बैठो। जी मम्मी जी। सिमी की सास ने पहली बार उससे इतने प्यार से बात की। सिमी के चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि उसके ससुराल वाले बारिश में आंगन में बैठकर खाना खाते हुए खुश हैं। बॉस और उनकी फैमिली बहुत खुश होकर गए। उस दिन के बाद सिमी कभी ना भी कहती तो भी उसके ससुराल वाले बारिश आते ही सिमी से कहते, चलो बारिश है, आंगन में खाना खाते हैं। ये सुनकर सिमी के चेहरे पर वही खुशी लौट आती जो शादी से पहले आती थी। गायत्री देवी दिल्ली शहर में अपनी 2 बेटियों और बहुओं के साथ रहती थी। कई साल पहले वो गांव छोड़कर शहर आ गए, जिस कारण उनके दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और फिर शादी भी शहर में ही हुई। उसकी दोनों बहुएं भी शहर से आई थीं और गायत्री अब अपनी दोनों बहुओं को अपने गांव रामगढ़ कुलदेवी के दर्शन के लिए ले जाना चाहती थी। अब मेरी छोटी बहू भी आ गई है जी, तो मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें कुलदेवी के दर्शन करवा लाएं। वो क्या है ना, हमें कुलदेवी के दर्शन किए बड़े दिन हो गए और अब दोनों बहुएं भी आ गई हैं। उन्हें गांव लेकर जाएंगे तभी तो उन्हें हमारे रीति रिवाज पता होंगे। अब हम तो सारी उम्र यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। तुम ठीक कहती हो गायत्री, हम 2 दिन बाद ही अपनी दोनों बहुओं को लेकर चलते हैं। अब गायत्री इस बारे में अपनी दोनों बहुओं से बात करती है। रश्मि, काव्या, तुम दोनों गांव जाने की तैयारी कर लो। गांव जाने की तैयारी माँ जी? हाँ, क्योंकि कुलदेवी की पूजा के लिए हम लोगों को गांव जाना है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब घर में सारे शुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं ना, तो उसके बाद एक बार धूमधाम से कुलदेवी की पूजा की जाती है। अब 2 ही बेटे दिए हैं भगवान की कृपा से, दोनों की शादी संपन्न हो गई, इसलिए मुझे लगता है हमें भी अब कुलदेवी की पूजा कर लेनी चाहिए। कुलदेवी की पूजा तो यहाँ रहकर भी हो सकती है माँ जी, उसके लिए गाँव जाना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है बहू। हम लोग चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ परंपराएं और रीति रिवाज ऐसे हैं जिनके लिए हमें आज भी गांव पर निर्भर रहना पड़ता है। वो पूजा गांव से ही की जा सकती है। गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही ऐसे कार्य सफल होते हैं। यहाँ अकेले शहर में हम कर भी लेंगे तो पता नहीं उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं। रश्मि और काव्या एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं, लेकिन अपनी सास की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उन दोनों ने अब गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वो सभी ट्रेन से सीधा गांव पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही सास अपने तेवर में आ गई। जरा घूंघट रख लो सर पर। क्या माँ जी, घूंघट? हाँ बहू, ये गांव है, यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से ही चलना होता है। देखो बहू, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। शहर के रंग ढंग यहाँ गांव में नहीं चलने वाले, इसलिए यहाँ जरा ढंग से रहना, नहीं तो औरतें 100 बातें बनाएंगी। दोनों बहुएं सर पर घूंघट रखकर गांव अपने घर पहुंच जाती हैं, जहां उनका कच्चा मकान कई सालों से बंद पड़ा था और उनके कच्चे गांव के उस घर में केवल 2 ही कमरे थे और उनकी रसोई आंगन में बनी हुई थी। वो काफी समय बाद गांव आए थे, जिस कारण वो पूरी तरह से धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वैसे तो हमारे आने से पहले तुम्हारी चाची सास ने मकान की साफ सफाई करवा दी थी, लेकिन फिर भी सालों से बंद पड़ा था ये घर।
सबसे पहले इसे रहने लायक बनाओ। उसके बाद बाहर आंगन में बनी रसोई में जाकर चूल्हे पर चाय चढ़ा दो। और एक बात का खास ख्याल रखना, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ पर झाड़ू, बर्तन और घर के काम में मदद करने के लिए कोई काम वाली नहीं आने वाली। सारे काम तुम्हें खुद ही करने हैं। जी माँ जी। और सुनो, शहर की बहू हो, सबकी नजर होगी तुम दोनों पर। सबके सामने मेरा मजाक मत बनवा देना। सारा काम अच्छे से संभाल लेना। हाय, सफर की थकान के कारण तो मेरी हालत ही खराब हो गई। अब मुझसे तो कुछ काम होगा नहीं। आंगन में उनकी रसोई बनी हुई थी, जो कि काफी बड़ी थी। लेकिन जब वो रसोई में पहुंची तो वहां पर मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था, जिसके बगल में लकड़ियां रखी हुई थी। हे राम, ये क्या है? ऐसा चूल्हा तो मैंने बस किताबों में और गांव में बनी रसोई में ही देखा था। हाँ, तो अब असलियत में भी देख लो। वैसे मैं एक कोशिश कर सकती हूँ। सुना है ये जो फूंक मारने वाला होता है ना, इससे फूंक मारो तो फिर चूल्हा जल जाता है। वो काफी देर तक फूंक मारते मारते थक जाती है। हाँ, बाप रे, इंसान का दम निकल जाए, लेकिन ये चूल्हा है कि जलने का नाम ही नहीं ले रहा। हालत खराब कर दी है इसने। फिर बड़ी मुश्किल से YouTube पर देखकर वो पहले चूल्हा जलाना सीखती है। काफी देर बाद उनका चूल्हा जलता है। बाप रे, इस एक चूल्हे ने तो जैसे जान ही ले ली है मेरी। दीदी, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आंगन की रसोई ना हमें ना जाने क्या क्या दिखाने वाली है। दोनों देवरानी जेठानी जैसे तैसे उस चूल्हे पर चाय बनाती हैं। चूल्हा जलाते जलाते उनकी हालत खराब हो जाती है और फिर उस चूल्हे पर चाय बनाकर सबको देती है। तभी वहां चाची सास भी आ जाती है। दोनों बहुएं उनके पांव छूती हैं। जीती रहो। दोनों बहुएं बड़ी संस्कारी लाई हो दीदी आप। इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा ये शहर से आई हैं। कितने अच्छे से सब संभाल लिया। और इस रसोई को भी देखो कैसे अच्छे से जलाया है इन्होंने। आपको पता है जेठानी जी, मनोहर जी की बहू आई थी शहर से। उससे तो जैसे चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए कहा गया, वो तो जैसे बेहोशी हो गई और पहले दिन ही उल्टे पांव शहर लौट गई। हालत तो हमारी भी ऐसी ही हो गई थी। इन्हें क्या पता अब इस चूल्हे को जलाने में कितने पापड़ बेले हम लोगों ने। फिर कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना बनाती हैं। खुले आसमान के नीचे आंगन में बनी उस रसोई के नीचे बैठकर खाना बनाने में उन्हें अलग ही मजा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा और सब आंगन में खाट लगाकर एक दूसरे से बात करते हुए परिवार वाले। खाना खाने के बाद वो खुले में बाहर बैठकर आंगन में बर्तन धोती हैं। सच कहूं दीदी, तो यूं आंगन में बैठकर बर्तन धोने से ना काफी आराम मिल रहा है। शहरों की रसोई में तो खड़े खड़े बर्तन धोते धोते पांव ही दुख जाते थे। बिल्कुल सही कहा तुमने काव्या। और वहां के किचन इतने छोटे हैं कि एक से दूसरा इंसान बड़ी मुश्किल से घुस पाए। यहाँ देख, सब कितना खुला खुला है। रात को खाना खाने के बाद सभी कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों बहुएं झाड़ू लगाकर नहा धोकर आंगन की रसोई में आती हैं। तभी उनकी सास गायत्री उनसे, बहू, आज कुल देवी की पूजा के लिए जाना है, तो भोग में आलू पूड़ी और खीर बना लेना और थोड़ी सी मूंग दाल की पकौड़ी भी पीस कर बना लेना। लेकिन माँ जी, यहाँ तो मिक्सी ही नहीं है, फिर किस में पीसे दाल? अपने इन मोटे मोटे हाथों से। क्या मतलब? मतलब ये कि वो रहा सिलबट्टा, इस पर तू दाल भिगोकर पीस ले। अब तुम गांव में हो तो यहाँ की रसोई के हिसाब से ही चीजें बनेंगी ना। ठीक है माँ जी। माँ जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस गांव की रसोई में हम दोनों को बस परेशान करने के लिए लाई हो? आप जानती हो ना, ये सब किया नहीं है कभी हमने। किया नहीं है तो अब कर लो। और बहू, शहर नहीं गांव है ये। यहाँ हर चीज मेहनत से करनी होती है, इसलिए यहाँ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। शहरों में तो बस बिजली का बटन दबाया और मसाला पिस गया। और सुनो, पहले दोनों ये मटका उठाकर कुएं से पानी भर लाओ। मैं तब तक कमला काकी के घर होकर आती हूँ। गांव में सबसे बुजुर्ग हैं, उम्र हो गई है, न जाने कब टाइम बोल जाए। ये कहकर सास तो वहां से चली गई। छोटी, जल्दी जल्दी खाना बना ले, वरना फिर से माँ जी आएंगी हमारे कामों का सुपरविजन करने। वो दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। सिलबट्टे पर दाल पीसते पीसते जहाँ काव्या के पसीने तो छूट रहे थे, लेकिन उसे काफी मजा भी आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। कुछ देर बाद वो भोग बनाकर तैयार कर लेती है। बहुओं, भोग तैयार हो गया हो तो चलो कुल देवी के दर्शन कराते हैं। अब वो सभी मिलकर कुल देवी के मंदिर जाते हैं, जहाँ पर वो सभी माँ के दर्शन करके उन्हें भोग लगाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ, कितना अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद यहाँ आकर। हम छोटे थे तब गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर यहाँ आते थे। इसीलिए तो कहती हूँ, चाहे जहाँ भी रहो, लेकिन अपनी संस्कृति हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कुछ देर बाद दर्शन कर वो सभी वापस घर आ जाते हैं और बना हुआ प्रसाद खाते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है इस आंगन की रसोई में।
खाते ही मजा आ गया। यहाँ की ताजा सब्जी और पानी की बात ही अलग है, गांव की तो बात ही अलग है। अच्छा मैं इसके बाद बिलोनी में आप हमें मीठी छाछ भी बनाकर देना, जैसे बचपन में देती थी। इस गर्मी में मजा आ जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं ही बनाती रहूंगी, अपनी इन बीवियों को भी कुछ सिखाओगे। बहुओं जल्दी से इसके बाद छाछ बना दो। ये माँ जी तो एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर देती जा रही हैं जैसे ढाबे पर खाना खाने आई हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये यूट्यूब ना होता तो हम कैसे मैनेज करते ये आंगन की रसोई। तब हम क्या मैनेज करते, सब माँ जी ही करती। अब वो जल्दी से छाछ बनाकर सबको देती हैं, साथ ही खुद भी पीती हैं। एक बात तो है, यहाँ खाना पीना बनाने में मेहनत तो है, लेकिन उन्हें खाने में भी अलग ही मजा है। उस आंगन की रसोई में तो गर्मी रहती, लेकिन सुबह शाम वहाँ काफी ठंड रहती। अगले दिन वो सारे गांव में घूमते, खेतों में फोटो खिंचवाते, नदी के पास घूमने जाते। अब उनका मन काफी हद तक लग गया था उस गांव में। ऐसे 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में रेशमा और काव्या के लिए रसोई शब्द का मतलब ही बदल गया था। अब उन्हें अपनी उस आंगन की रसोई में खाना बनाने में मजा आने लगा था और अब उनका वापस लौटने का समय आ गया था। गांव की ये ट्रिप हमारे लिए एडवेंचर ट्रिप से भी ज्यादा हो गई है। हाँ बहू, लेकिन कल सुबह हम लोग वापस शहर के लिए भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दोनों ने वाकई बहुत मेहनत की है। मिट्टी से पूरे घर का आंगन लीपा है, हाथ से मसाला पीसा, चूल्हा जलाया, हर वो काम किया जो तुमने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। मैं जानती हूँ तुम लोगों को असुविधा तो बहुत हुई होगी, लेकिन ईमानदारी से बताना, गांव का खाना, यहाँ का रहन सहन कैसा लगा? माँ जी शुरू के 2 दिन तो सब कुछ एक मुसीबत जैसा ही लग रहा था, लेकिन सच कहें तो चूल्हे पर खाना बनाना, हाथ से मसाला पीसना मेहनत का काम तो है, लेकिन उसका स्वाद कुछ और ही होता है। मैं वैसे तो घी की सब्जी खाना कभी पसंद नहीं करती, लेकिन चूल्हे की आग पर पकी हुई घी की सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। यही खासियत होती है बेटा, गांव की रसोई में काम करना थोड़ा मेहनत वाला काम तो जरूर है, लेकिन यहाँ के रहन सहन और खाने का भी एक अलग ही मजा है, और खासकर इस आंगन की रसोई में बना हुआ खाना। जाने से पहले दोनों देवरानी जेठानी ने उस आंगन की रसोई को बड़े गौर से देखा, जिसे देख उनकी पलकें भीग गई। आंगन की उस रसोई में काम करने का अनुभव उनके लिए खट्टी मीठी यादें बनकर उनके साथ रह गया। Thanks for watching.